हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्राइस इफ़ेक्ट में इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट दोनों इंक्लूड होता है, तो उसको किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ इनकम इफ़ेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट फ्रॉम प्राइस इफ़ेक्ट। ये हेडिंग हमने पढ़ा था और कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे नया हेडिंग, प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि कीमत उपभोग वक्र। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, कीमत उपभोग वक्र क्या होता है कि जब उपभोक्ता की आय स्थिर रहे और एक वस्तु की कीमत भी स्थिर रहे, चेंज ना हो, लेकिन दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको कीमत उपभोग वक्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। क्या बताया आपको कि अगर उपभोक्ता की इनकम स्थिर रहे, इनकम में चेंज ना आए, एक वस्तु की कीमत में भी चेंज ना आए, लेकिन दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको कीमत उपभोग वक्र के द्वारा प्रकट किया जाता है। कैसे, इसको हम डायग्राम से समझ रहे हैं। एक्स एक्सिस पर मान लो हमने एक वस्तु ली एप्पल्स, वाई एक्सिस पर हमने वस्तु ली ऑरेंजेस। तो ये शुरू में मान लो ए बी हमारी कीमत रेखा है। इस ए बी कीमत रेखा के ऊपर एक हमने इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया। इंडिफरेंस कर्व इस कीमत रेखा को ई बिंदु पे कट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यहाँ से लाइन नीचे डाल दी, यानी कि एप्पल इतनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, ऑरेंज इतनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। मान लो ऑरेंज की प्राइस तो सेम रही, आपको बताया कि उपभोक्ता की इनकम भी सेम रहनी चाहिए, एक वस्तु की कीमत भी सेम रहनी चाहिए। ऑरेंज की प्राइस सेम रही, एप्पल क्या हो गए, एप्पल पहले से सस्ते हो गए। ठीक है, जब एप्पल पहले से सस्ते हो गए तो कीमत रेखा शिफ्ट हो जाएगी, ए बी से चेंज होकर कीमत रेखा क्या हो गई, ए सी होगी, क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए। कीमत रेखा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके ऊपर फिर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये हमने इंडिफरेंस कर्व IC1 बना लिया। इंडिफरेंस कर्व इस इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। अब एप्पल उपभोक्ता पहले से ज़्यादा परचेज कर रहा है और ऑरेंज भी उपभोक्ता पहले से ज़्यादा परचेज कर रहा है, क्योंकि उपभोक्ता की रियल इनकम बढ़ गई। एप्पल सस्ते होने से उपभोक्ता की रियल इनकम, उसकी जो वास्तविक आय बढ़ गई, तो एप्पल की क्वांटिटी भी, उस बढ़ी हुई इनकम से वो एप्पल की क्वांटिटी भी ज़्यादा परचेज कर रहा है, ऑरेंज की क्वांटिटी भी ज़्यादा परचेज कर रहा है। मान लो एप्पल की कीमत और कम हो गई तो कीमत रेखा और आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मान लो इसका नाम दे दिया हमने AD। इसके ऊपर फिर हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये हो गया IC2। इसके ऊपर इक्विलिब्रियम का पॉइंट लिया E2। अब एप्पल कितने ले रहा है, एप्पल ले रहा है इतने, यानी कि OQ1। इसका नाम मान लो हमने ये इसका नाम B ही रहने दे, क्योंकि यहाँ B पॉइंट पहले लिखा हुआ है। एप्पल ले रहा है OB, और ऑरेंज की क्वांटिटी, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई, ऑरेंज की क्वांटिटी भी अब उसने बढ़ा दी। तो ये जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट आए हैं E1 E2, इनको मिला दो। इनको मिलाने से जो कर्व बनेगा इसको बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। PPC क्या है, PPC हमारा है प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो आपको क्या पता चला, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या बताता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, एक वस्तु की कीमत, ऑरेंज की कीमत कांस्टेंट रही है, तो सिर्फ एप्पल की कीमत में चेंज आया है। एप्पल की कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ता के संतुलन पर जो प्रभाव पड़ा है वो हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व से पता चलता है। उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि उपभोक्ता अब एप्पल की कीमत के कम होने से उपभोक्ता ऊंचे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर पहुंचता जा रहा है, यानी कि वो एप्पल की क्वांटिटी भी पहले से ज़्यादा परचेज कर रहा है, ऑरेंज की क्वांटिटी भी ज़्यादा परचेज कर रहा है। तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो लेकिन अगर मान लो इसमें एक वस्तु घटिया है, अगर इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु घटिया है, मान लो हमने एक्स एक्सिस पर जो वस्तु ली है, अगर एक्स एक्सिस पर ली गई वस्तु घटिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा प्राइस कंजम्पशन, मान लो इसमें हमने एक्स कमोडिटी ले ली, एक्स एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी ले ली है, वाई एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी ले ली है, यहाँ वाई कमोडिटी ले ली है। मान लो एक्स वस्तु हमारी घटिया है,
अगर वस्तु घटिया होगी तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। पीछे की तरफ मुड़ने का मतलब है कि जो उपभोक्ता है पहले एक्स वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था, वाई की इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था। अब क्योंकि एक्स वस्तु घटिया है, एक्स वस्तु की अगर कीमत कम भी हो गई है तो उपभोक्ता क्या करेगा, अब इसकी क्वांटिटी पहले से कम परचेज करेगा। पहले ओ क्यू क्वांटिटी परचेज कर रहा था, अब ओ क्यू 1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। वाई वस्तु की मात्रा बढ़ा दी है लेकिन उसने एक्स वस्तु की मात्रा कम कर दी क्योंकि एक्स वस्तु घटिया वस्तु है। तो कहने का मतलब है ये प्राइस कंजम्पशन कर्व पीछे कब मुड़ता है, जब वस्तु घटिया होती है, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व पीछे की तरफ मुड़ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमने पढ़ना है वो है कीमत उपभोग वक्र या तटस्था वक्रों द्वारा मांग वक्र ज्ञात करना। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हम डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हम डिमांड कर्व किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। हम क्या मान के चलते हैं, मान लो कीमत उपभोग वक्र, जो कीमत उपभोग वक्र है वो प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदी की मात्रा को प्रकट करता है, ये हमें पता है। कीमत उपभोग वक्र प्रत्येक कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदी की मात्रा को प्रकट करता है कि एक निश्चित कीमत के ऊपर उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदेगा। मान लो हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो उपभोक्ता की इनकम 10 रुपये है, उस 10 रुपये से वो 2 वस्तुएं खरीद रहा है, एप्पल और ऑरेंज खरीद रहा है। ठीक है, 2 वस्तुएं खरीद रहा है, एप्पल और ऑरेंज खरीद रहा है। एप्पल और ऑरेंज की कीमत कितनी है, 2 रुपये पर एप्पल है और ऑरेंज की कीमत 1 रुपये पर ऑरेंज है। यदि एप्पल की कीमत कम होकर मान लो 1 रुपया पर एप्पल हो जाती है और उपभोक्ता अब अपनी जो इनकम उसकी 10 रुपये है तो उससे वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, एप्पल की कीमत के कम होने पर अब वो उसकी क्वांटिटी 7 एप्पल खरीद रहा है। 10 रुपये में से एप्पल 1 रुपया हो गया तो 7 रुपये एप्पल के ऊपर खर्च कर रहा है, 7 एप्पल खरीद रहा है, 3 ऑरेंज खरीद रहा है। जबकि पहले वो 10 रुपये में से क्या कर रहा था, जब एप्पल 2 रुपये थे तो वो 3 एप्पल खरीदता था, यानी कि 6 रुपये एप्पल के ऊपर खर्च करता था, 6 रुपये वो एप्पल के ऊपर खर्च करता था और बाकी वो 4 रुपये वो किसके ऊपर खर्च करता था, 4 रुपये वो ऑरेंज के ऊपर खर्च करता था, यानी कि 4 रुपये से 4 ऑरेंज परचेज करता था, 4 ऑरेंज परचेज करता था। जब ऑरेंज 1 रुपया पर ऑरेंज था तो 4 रुपये ऑरेंज के ऊपर खर्च करता था और 4 ऑरेंज खरीदता था। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें डिमांड कर्व ड्रॉ करना है तो हम डिमांड कर्व किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको हम पहले एक टेबल से और फिर हम डायग्राम से समझेंगे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, ये मान लो ये हम बना रहे हैं एप्पल के लिए। एप्पल क्योंकि ऑरेंज की कीमत में चेंज नहीं आया, एप्पल की कीमत में चेंज आया, ठीक है। जब एप्पल की कीमत, आपको मैंने बताया जब एप्पल की कीमत क्या है, एप्पल की कीमत 2 रुपये पर एप्पल है, 2 रुपये पर एप्पल है तो वो कितने 2 रुपये पर एप्पल है तो वो क्या कर रहा है, 3 रुपये 2 रुपये पर एप्पल है तो वो क्या कर रहा है, वो 3 एप्पल खरीद रहा है। डिमांड ऑफ एप्पल ये क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, 3 एप्पल खरीद रहा है, यानी कि 3 एप्पल का मतलब है 6 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहा है। अब एप्पल सस्ते हो गए, एप्पल 2 रुपये से 1 रुपये उसकी कीमत हो गई, ऑरेंज की कीमत तो उतनी ही है, तो अब वो क्या कर रहा है, 7 एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, यानी कि 7 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहा है और 3 रुपये वो ऑरेंज के ऊपर खर्च कर रहा है। अगर हमने इसको प्राइस कंजम्पशन कर्व से शो करना है तो इसको हम प्राइस कंजम्पशन कर्व से कैसे शो करेंगे, तो इसको किस तरीके से शो करेंगे। पहला क्या है कि वो एप्पल कितनी, जब एप्पल की कीमत कितनी है, एप्पल की कीमत 2 रुपये है तो वो एप्पल कितने खरीद रहा है, एप्पल की कीमत जब 2 रुपये है तो एप्पल 3 खरीद रहा है, ठीक है, एप्पल 3 खरीद रहा है तो ये 3 एप्पल खरीद रहा है और ऑरेंज कितने खरीद रहा है, 6 रुपये एप्पल के ऊपर खर्च किए, 3 एप्पल खरीद रहा है, ऑरेंज की कीमत 1 रुपये है तो 4 ऑरेंज खरीद रहा है, ये 4 ऑरेंज है, ठीक है, 4 ऑरेंज है और 3 एप्पल खरीद रहा है, 4 ऑरेंज खरीद रहा है, ठीक है। दूसरा, जब एप्पल की कीमत कम होकर 1 होगी तो एप्पल कितने खरीद रहा है, 7 एप्पल खरीद रहा है
7 एप्पल खरीद रहा है तो ऑरेंज कितने खरीद रहा है? ऑरेंज 3 खरीद रहा है। ठीक है, 7 एप्पल खरीद रहा है, कीमत कम होगी एप्पल की, 7 एप्पल खरीद रहा है, 3 ऑरेंज खरीद रहा है। तो ये पहला है। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन निकालनी है, हमने कीमत रेखा बनानी है, ये बनाई, यहाँ से एक लाइन डाल दो। ठीक है, अब दूसरा ये है। ठीक है, 7 एप्पल खरीद रहा है तो ऑरेंज की कीमत तो कम नहीं हुई, तो पॉइंट ये वहीं रहेगा, लेकिन ये यहाँ से। ठीक है, ये आपने पॉइंट क्या करना है, इसके साथ मिला देना है और यहाँ से लाइन आपने आगे की तरफ डाल देनी है। ठीक है, समझ आ गई? ये हमारी क्या हो गई? प्राइस लाइन हो गई। ये प्राइस लाइन हो गई ए बी, और उसके बाद जब एप्पल सस्ते हो गए तो प्राइस लाइन हमारी हो गई ए सी। प्राइस लाइन हमारी क्या हो गई? ए सी। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है? इंडिफरेंस कर्व बना देना है। ये इंडिफरेंस कर्व बना दिया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। इसके ऊपर भी आपने क्या किया? ये जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पर भी एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया, ये IC1 हो गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट E1 हो गया। समझ आ गई बात? इस E और E1 को मिला दो। E और E1 को मिलाने से जो लाइन बनेगी, ये हमारी लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन हमारी कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी प्राइस, इसको हम बोलेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 3 एप्पल खरीद रहा है, ये जो 3 एप्पल खरीद रहा है ना, ये लाइन आपने नीचे की तरफ डाल देनी है। शुरू में 3 एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, 3 एप्पल खरीद रहा है, ये लाइन नीचे की तरफ डाल देनी है। जब वो 3 एप्पल खरीद रहा है तो ऐसी सिचुएशन में एप्पल की कीमत कितनी है? 3 एप्पल खरीद रहा है, एप्पल की कीमत 2 रुपये पर एप्पल है। फिर ये जो लाइन है, ये लाइन आपने नीचे डाल देनी है। ठीक है, 7 एप्पल खरीद रहा है तो ये लाइन आपने क्या करनी है? ये लाइन भी आपने नीचे की तरफ डाल देनी है। ये 7 एप्पल हो गए। ठीक है, 7 एप्पल जब खरीद रहा है तो एप्पल की कितनी है? जब 7 एप्पल खरीद रहा है तो एप्पल की कीमत 1 रुपये है, ये 1 रुपये है। ठीक है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये जो लाइन बनेगी हमारी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे डिमांड लाइन। ये DD हमारी हो गई डिमांड लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइस कंजम्पशन कर्व के माध्यम से डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, कई बार प्राइस कंजम्पशन कर्व के ऊपर भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व हमें क्या बताता है? प्राइस कंजम्पशन कर्व तो हमें ये बताता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए, दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना आए और उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन ना आए, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उपभोक्ता कितनी वस्तु खरीदेगा, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व बताता है। इसको हमने एग्जाम्पल से समझा। मान लो एप्पल की कीमत शुरू में 2 रुपये है, इनकम उपभोक्ता की इनकम कितनी है? इनकम उपभोक्ता की 10 रुपये है, ये 10 रुपये है और 2 रुपये पर एप्पल है, तो 3 क्वांटिटी वो एप्पल की परचेज कर रहा है, यानी कि 6 रुपये इसके ऊपर एप्पल के ऊपर खर्च कर रहा है। कीमत 2 रुपये और 3 एप्पल परचेज कर रहा है, 6 रुपये इसके ऊपर खर्च कर रहा है, 4 रुपये ऑरेंज के ऊपर खर्च कर रहा है। तो 3 एप्पल परचेज कर रहा है, ये 3 एप्पल है और ये हो गया 4 ऑरेंज हो गए। अब कीमत कम हो गई तो अब वो क्या कर रहा है? 7 एप्पल परचेज कर रहा है, ये 7 एप्पल हो गए। जब 7 एप्पल परचेज कर रहा है तो ऑरेंज कितने परचेज कर रहा है? ऑरेंज 3 परचेज कर रहा है। 7 रुपये एप्पल पे खर्च हो गए, 3 रुपये बचे, 3 रुपये से ऑरेंज परचेज कर रहा है। ठीक है, तो जब आपने ये लाइनें डाल दी तो जहाँ पर ये कट कर रहा है 3 एप्पल 4 ऑरेंज, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक लाइन निकाल दो। ठीक है, फिर दूसरी बार 7 एप्पल और 3 ऑरेंज, ये मिला दिया, यहाँ पर इस पॉइंट से एक लाइन निकाल दो। ठीक है, ये आपकी कीमत रेखा आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी? प्राइस लाइन आ जाएगी। इसके ऊपर आपने इंडिफरेंस कर्व बना देने हैं। इंडिफरेंस कर्व के जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है, इन दोनों को मिला दोगे तो ये प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाएगी। ये 3 एप्पल नीचे, ये लाइन डाल दी। जब एप्पल 3 परचेज कर रहा है तो कीमत क्या है? जब एप्पल 3 परचेज कर रहा है तो कीमत 2 है। जब एप्पल 7 परचेज कर रहा है तो कीमत कितनी है? 1 है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये डिमांड लाइन बन गई। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस कंजम्पशन कर्व के माध्यम से हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है कि मांग वक्र और कीमत उपभोग वक्र में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड प्राइस कंजम्पशन कर्व। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मांग वक्र और कीमत उपभोग वक्र में क्या अंतर है? मांग वक्र, डिमांड कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व में सबसे पहला डिफरेंस क्या है
कि डिमांड कर्व क्या शो करता है, एक्स एक्सिस पर डिमांड कर्व में एक्स एक्सिस पर वस्तु दिखाई जाती है, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व हम बना रहे हैं या प्राइस कंजम्पशन कर्व बना रहे हैं उसमें तो दोनों एक्सिस पर क्या दिखाई जाती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर क्या दिखाई जाती हैं, वस्तु दिखाई जाती है। तो ये तो हमारा पहला डिफरेंस का पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस का पॉइंट क्या है, जो मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, मांग वक्र क्या बताता है, वस्तु की कीमत, मांग वक्र क्या बताता है, वस्तु की कीमत और खरीदी गई मात्रा को स्पष्ट रूप से बताता है। जो आपने डिमांड कर्व बनाया था उसमें कीमत और वस्तु की मात्रा बताई गई थी, लेकिन जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो क्या बताता है, कीमत और मात्रा को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। डिमांड कर्व कीमत और मात्रा को बताता है, लेकिन प्राइस कंजम्पशन कर्व कीमत और मात्रा को स्पष्ट रूप से नहीं बताता है। ये दूसरा डिफरेंस का पॉइंट हो गया। तीसरा डिफरेंस का पॉइंट क्या है, जो डिमांड कर्व है वो प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं बांटता है, लेकिन जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वो प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में बांटता है। तो ये डिमांड कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व में डिफरेंस के पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, ये तीनों अच्छे से याद करने हैं। कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता वक्र विश्लेषण में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन दोनों का कंपैरिजन क्या करें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। जब हम यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर जो हम पहले पढ़ चुके हैं उपयोगिता विश्लेषण का, और तटस्थता वक्र विश्लेषण का चैप्टर जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में हिग्स, अर्थशास्त्री हिग्स हैं, हिग्स का ये विचार है कि जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है ये उपयोगिता विश्लेषण का सुधरा हुआ रूप है। ये हिग्स का कहना है। हिग्स के अनुसार तटस्थता वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी एनालिसिस से बेटर है। लेकिन रॉबर्टसन के अनुसार, रॉबर्टसन अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। नई बोतल में पुरानी शराब का मतलब क्या है कि बात को नए तरीके से कहा गया है, लेकिन बात तो पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, बात पुरानी है लेकिन उसको नए तरीके से कहा गया है, ठीक है। नई बोतल में पुरानी शराब का मतलब कि बात तो पुरानी है लेकिन उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों बातें ही सही हैं, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और तटस्थता वक्र विश्लेषण, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंस भी हैं। तो हिग्स और रॉबर्टसन दोनों की बात ही सही है, क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस भी हैं। तो तटस्थता वक्र और उपयोगिता विश्लेषण में क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी एनालिसिस, इन दोनों में समानताएं क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सिमिलैरिटी में पहला पॉइंट आता है भावगत, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव या भावगत का मतलब क्या है कि दोनों, चाहे उपयोगिता विश्लेषण हो या तटस्थता वक्र विश्लेषण हो, दोनों क्या करते हैं, दोनों ही उपयोगिता को मापते हैं, दोनों ही यूटिलिटी को मेजर करते हैं। जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है वो यूटिलिटी को कैसे मेजर करता है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एनथ कमोडिटी। मान लो हम एन कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, एन का मतलब है कोई भी नंबर, मान लो एन को हम 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो 10 यूनिट से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी किसका फंक्शन है, एफ का मतलब है फंक्शन, फंक्शन का मतलब है फलन, किसके ऊपर निर्भर करती है, यूटिलिटी ऑफ 1 x1, यूटिलिटी 2 x2 यानी कि दूसरी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी, x3 यानी कि तीसरी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी, xn का मतलब है n वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी। तटस्थता वक्र विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी को इस तरह से मेजर करता है, लेकिन उपयोगिता विश्लेषण क्या करता है, ये यूटिलिटी को प्लस प्लस करता जाता है, यूटिलिटी का जोड़ करता जाता है। टोटल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ, यानी कि टोटल यूटिलिटी n कमोडिटी, n मान लो 10 नंबर है, 10 वस्तुओं से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी फंक्शन का मतलब है किसके ऊपर निर्भर करती है, सबसे मिलने वाली यूटिलिटी को प्लस कर दो, x1 वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस x2 वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस x3 से मिलने वाली यूटिलिटी प्लस इस तरह से xn से मिलने वाली यूटिलिटी। हर वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी को हमने प्लस कर दिया। यहाँ देखो डिफरेंस दोनों में क्या है, इसने प्लस नहीं किया, इसने कॉमा कॉमा डाल दिया।
इसने हर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक है, तो दोनों ही, कहने का मतलब है दोनों विश्लेषण ही उपयोगिता को मापते हैं। दूसरा है उपभोक्ता विचारवान है, रैशनल कंज्यूमर, चाहे वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो चाहे यूटिलिटी एनालिसिस हो, दोनों ही कंज्यूमर को रैशनल मानते हैं। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? वो कंज्यूमर विचारवान या रैशनल माना जाता है जो अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसको रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तीसरा है संतुलन की शर्त, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों में इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी ऑलमोस्ट बराबर सी है। उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस में उपयोगिता को कैसे मापा गया है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये इस तरह से यूटिलिटी, इस तरह से इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यूटिलिटी एनालिसिस में। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की जगह लिख दिया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, यानी कि एक्स वस्तु के लिए वाई का प्रतिस्थापन की दर किसके बराबर होनी चाहिए? दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, तो दोनों में संतुलन की शर्त ऑलमोस्ट सेम सी है। नेक्स्ट है सीमांत उपयोगिता के घटने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तटस्था वक्र विश्लेषण क्या बताता है कि जब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करते हैं तो प्रतिस्थापन हम घटती दर पे करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के ऊपर आधारित है। ठीक है, और यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें भी यही बताया है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। तो दोनों ही इस बात को मानकर चलते हैं कि सीमांत उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है तो सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ये सिमिलैरिटीज़ के पॉइंट्स थे दोनों में। तो आज हमने इतना ही पढ़ना है। कल हम इस चैप्टर में जो बाकी पार्ट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। इतना आपने लर्न करना है।